नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे और अजमेर शरीफ की बात करेंगे और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। दोस्तों, आज हमारी जीडीपी जो बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है और अर्थव्यवस्था को बड़ा तेज झटका लगा है। तो ये बात शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस समता संदेश महावीर समता संदेश चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी बताएं कि ये हमारे वीडियो अच्छे हैं और इन्हें देखना चाहिए। तो अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की। इसमें बड़ा झटका लगा है दोस्तों। आज जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली है और जीडीपी ग्रोथ रेट जो पिछले साल इस तिमाही में मतलब दूसरी तिमाही में 8.1% थी, वो इस बार 5.4% ही रह गई है। तो इतना बड़ा झटका जो है इससे हमारी अर्थव्यवस्था को लगा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारी दुर्गति हुई है और उसकी वजह से ये सारा डाउन हुआ है। जीडीपी ग्रोथ जो है डाउन है। और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जीडीपी 6.1% रहेगी, 6.5% रहेगी, लेकिन 5.4% ही रही है ये। आर्थिक मोर्चे पर भारत की को बड़ा झटका लगा है। इस वित्तीय वर्ष के दूसरे तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर सुस्त होकर 5.4 रह गई है। ये दो साल का सबसे निचला स्तर है। एक साल पहले समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8.1% थी। इस वर्ष जुलाई से सितंबर तक तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 4.5% जीडीपी दर ही रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 9.6% जीडीपी थी। इस तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 9.1 ही रही, जबकि पिछले तिमाही मतलब पिछले उस साल के दूसरे क्वार्टर में 11% रही थी, 11.11% रही थी। तो माइनिंग क्षेत्र में भी इस बार 3.9% ही रही है, जबकि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 8.38% रही थी। और रियल एस्टेट में भी 6.3 जीडीपी रह गई, जहां पहले 9.3 थी। तो इस तरह से मतलब ये जो अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है ये बहुत बड़ा झटका है। और हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही डामाडोल चल रही है और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हमें जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत नहीं होगा हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जबकि अभी कुछ कारखाने लगे भी थे हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी ये मैन्युफैक्चरिंग जो दर है नहीं बढ़ रही। अब मैं महाराष्ट्र की खबर पर आता हूँ। और महाराष्ट्र में
सीएम पे सस्पेंस अभी बरकरार है। कौन सीएम बनेगा ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन अब भाजपा ने ये घोषणा कर दी है कि वो 3 तारीख को विधायक दल की बैठक की मीटिंग करेंगे और उसके बाद सर्वदलीय इनकी जो एनडीए की मीटिंग होगी, एनडीए की तीनों घटक की, तो उसमें वो सीएम घोषित हो जाएगा। पेच ये है दोस्तों कि शिंदे ने 2 दिन पहले ये घोषणा कर दी थी कि भाई मैं अगर नहीं बनाना चाहते हैं मेरे को ये सीएम, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बनूंगा। और लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि नहीं बनूंगा, लेकिन उनके मन में अभी भी सीएम बनने की उत्कंठा जागृत है। तो अब वो ये कह कर के 2 दिन पहले मतलब बम्बई आए थे सब जने, ये तीनों जनों की बैठक हुई, उसमें ये तय हुआ कि भाई शाह ने ये मतलब अमित शाह ने ये कहा कि भाई हम बीजेपी मतलब सीएम पद तो बीजेपी नहीं छोड़ेगी, इस बार सीएम तो बीजेपी का ही होगा। तो सिंधे ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से सतारा चले गए गाँव। अब गाँव चले गए तो बाकी बैठक जो होनी थी वो नहीं हुई, और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जो है दिल्ली में थे, लेकिन क्या करें। और ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो भाजपा में भी अब देवेंद्र फडणवीस को बनाने में संशय है। अब नए चेहरे तलाश किए जा रहे हैं। पता नहीं क्यों फडणवीस से शाह साहब के नहीं बनती है, या और कोई कारण है। पहले भी उन्होंने पहले भी फडणवीस ही बनना था, देवेंद्र फडणवीस, लेकिन एंड वक्त पे घोषणा हो गई कि नहीं शिंदे बनेंगे। तो इस बार अभी शिंदे का तो पत्ता कट गया और फडणवीस का पत्ता भी कटने वाला है, ऐसा लग रहा है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ऐसी अफवाहें चल रही है और सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चल रही है कि मतलब फडणवीस की जगह नया चेहरा ढूंढा जा रहा है। इधर शिंदे ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी है कि वो शर्तें भाजपा को पूरा करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। और इधर क्या है कि फडणवीस की जगह या तो पीयूष गोयल, या आज एक नया नाम और चला है मुरलीधर, मुरली मोहन या मुरलीधर ऐसा कोई नाम है, वो भी चला है। वो अभी एमपी हैं महाराष्ट्र से, और राज्य मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री हैं। उनको भी अब चलाने की बात चल रही है। इधर गडकरी भी कुछ न कुछ मुश्किलें टांग फंसाते जा रहे हैं और कुछ मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि 3 तारीख को इनकी घोषणा हो जाएगी और 5 तारीख को सरकार शपथ ग्रहण करेगी। शिंदे इस समय सतारा में हैं, और लोग कहते हैं कि वो जब भी गांव जाते हैं और उसके बाद कोई बड़ी घोषणा करते हैं और उससे सारा चौपट हो जाता है मामला।
तो देखते हैं इस बार क्या घोषणा होती है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न चिन्ह ये है कि ये तो सभी कब से ही चल रहा है कि भाई महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी धांधली हुई है, और धांधली किस लेवल पे हुई है वो अभी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है और उन्होंने लिखा है कि ये गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं का आरोप लगाया है। तो और उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि इस चुनाव के थोड़े दिन पहले 50-50 हजार मतदाता हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में नए जोड़े गए, और कहा जाता है कि ये जो नए जोड़े गए ये सब भाजपा के वोटर थे। तो ये तो खैर हो सकता है भाई, जोड़े जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया है कि जिस रोज मतदान हुआ उस रोज 5 बजे तक के आंकड़े थे 58.22%, और 5 बजे तक, और 5 से 6 बजे तक और वोटिंग हुई होगी करीब, क्योंकि जितने लोग वहाँ आ जाते हैं उन सब के वोट गिरते हैं और वो काउंट किए जाते हैं। ये बात तो सही है। तो वो फिर रात को 11:30 बजे उन्होंने नया आंकड़ा दिया, और वो आंकड़ा था 66.65%। मतलब ये हुआ कि 8% वोट बढ़ गया। एक घंटे या 2 घंटे भी वोटिंग हुई हो तो 8% वोट कैसे पड़ सकता है, ये खड़गे साहब ने चुनाव आयोग से पूछा है। और ये इतना ही नहीं, उसके बाद मतगणना शुरू होने के थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ा समय लंबे 3-4 घंटे 5 घंटे पहले एक आंकड़ा और दिया, वो था 66.65%। मतलब ये था कि वो 1.5% वोट और बढ़ गया। तो वही 11-11:30 बजे बाद को किसी ने वोटिंग थोड़ी की होगी, तो 11:30 बजे बाद वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ा, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कुरैशी जो थे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, किसी जमाने में थे पहले पूर्व में, उन्होंने भी इस बात पर प्रश्न खड़ा किया है कि भाई ये 11 बजे बाद कैसे वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। 11 बजे तक तो फिर भी चलो ठीक है कि भाई 5 बजे के से 6-6:30 बजे तक लोग वोटिंग करते हैं और उसके बाद आंकड़ा मिलाते हैं और दूर दूर से आता है। और अब तो कोई पहले तो मतलब किसी ज़माने में तो बैलेट से होते थे जब चुनाव, तब भी सारे वोट गिनाने, मतलब सारे मतगणना ख़त्म हो जाने के बाद, मतदान ख़त्म हो जाने के बाद, जो सारे आंकड़े मिला लेने के बाद 11 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे, जब भी वो काम ख़त्म हो जा, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता था। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती है, अब तो सिर्फ एक ट्वीट होता है या वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो ये जो गड़बड़ है चल रही है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर सुनवाई हो, और नहीं तो अच्छा, इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि भाई बैलेट से हमको चुनाव कराओ, हमें ये मशीन के ईवीएम मशीन से चुनाव मंजूर नहीं है।
और उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि हम भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट हटाओ यात्रा, ईवीएम हटाओ यात्रा भी करने वाले हैं। तो अब देखते हैं ये कब शुरू होती है यात्रा, पर ये अगर है तो बड़ा खेल होने वाला है। अब ये अगली खबर में संभल में, अभी आपको मालूम होगा कि संभल की जामा मस्जिद में एक शिव मंदिर मिल गया था, और इस बात को लेकर के लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट में कहा कि साहब वहाँ तो शिव मंदिर है उसके नीचे, तो आप जांच कराओ। कोर्ट ने भी कहा अच्छा ठीक है, जांच करा लेते हैं, और सर्वे करने के आदेश दे दिए। दूसरे दिन वो उन्होंने कमेटी बना दी सर्वे करने वाले की, और वो सर्वे करने के लिए चले गए। वहाँ पे क्या हुआ कि इस दौरान जब टीम गई वहाँ पर तो दंगा हो गया। पुलिस के साथ वहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई थी आपस में धक्का मुक्की हुई, और पथराव हुआ, और लाठीचार्ज हुआ, और 5 लोग, शायद 1 या 2, कुछ लोग मर गए, डेथ भी हो गई उनकी। तो वो सर्वे करने वाली जो टीम थी वो अंदर जा ही नहीं सकी, वापस आ गई। तो ये तो कल कोर्ट में जो बात हुई थी वो है, लेकिन कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं या जज हैं, जूनियर जज हैं, सेशन जज के नीचे जो भी हैं, मतलब जिन्होंने ये सारा केस देखा है, उनको ये कहा, उनको हिदायत दी कि भाई आप कोई एक्शन नहीं लोगे जब तक कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है, और हाई कोर्ट में रजिस्टर नहीं हो जाता, और हाई कोर्ट जब तक इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं दे तब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे। इतना सख्त ऑर्डर देने के बाद भी लोगों के ये समझ में नहीं आ रही है कि ये फेक काम है सारे, और अब वो वहाँ तो रोक लग गई संभल में तो, लेकिन जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं और हिंसा करने वाले लोग हैं, जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो लोग का मानने वाले हैं ऐसे सवाल, ऐसे कोर्टों के आदेश से। वहाँ रोक लगा दी तो किसी को रात में जो है मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे शिव मंदिर नजर आ गया। वो भागा भागा गया अजमेर कोर्ट में, और कोर्ट ने उनको कहा हाँ ठीक है, तुमने अच्छा देखा, तुमने शिव मंदिर बढ़िया देखा है, हम इसकी जांच करा लेते हैं। तो ये अलग बात है कि उन्होंने दूसरी पार्टी को भी नोटिस दिया, उनको भी बुलाया, और फिर अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये अजीब बात है कि सब जगह इनको कोई न कोई हिंदू मंदिर नज़र आ रहा है, और नज़र भी, मज़े की बात यह है कि नज़र भी सिर्फ हिंदू संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, ख़ास तौर से आरएसएस के, बजरंग दल के, या हिंदू रक्षा दल के, या ऐसे तरह जो भी हैं, हिंदू रक्षा वाहिनी और पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं इन्होंने, उनके पदाधिकारियों को ही वो शिव मंदिर नज़र आते हैं, दूसरे किसी को नज़र नहीं आते। कोई वहाँ पर जा कर के और दरखास्त नहीं लगा रहा है कोर्टों में कि भाई ये हमको दिखा है। सिर्फ वही जो लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी नाम से दल बना रखे हों उन्होंने, लेकिन उनकी मातृ संस्था आरएसएस है, उन्हीं को ये नज़र आते हैं। और वो सब तरफ दंगा फैलाने के सिवा कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। और ये दंगा फैलाने का एक उनका उद्देश्य ये है कि इससे पोलराइज होगा हिंदू,
और उसको डरा के रखने से वो वोट करेगा आरएसएस को या भाजपा को। तो सिर्फ भाजपा अपने वोट के लिए सब जगह जगह हिंसा करवा रही है। अभी आपने देखा संभल में हुआ, पहले दिल्ली में हुआ था, और उसके पहले और भी कई कई जगह, मतलब मुजफ्फरपुर में तो बहुत बड़ा दंगा हुआ। तो ये जो काम हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए। और जबकि 91 में वो संसद ने एक कानून पास किया कि 47 के अंदर जो भी स्थिति है जिन इन उपासना गृहों की, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जो भी हो, वो वही मेंटेन की जाएगी, उसमें कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन ये लगातार, और राम मंदिर का उसमें अलग रखा था, लेकिन राम मंदिर के फैसला होने के बाद फिर वो विवाद चालू हो गए। अभी मथुरा में कहीं ज्ञानवापी मस्जिद में, कहीं मथुरा में, कहीं संभल में, कहीं अजमेर में। अब उनको, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था कि कुतुब मीनार के नीचे भी उनको मंदिर नज़र आ रहा है, और दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी एक शिवलिंग पड़ा है, मिल रहा है, और ताजमहल के नीचे भी मंदिर है। और इस तरह से सब जगह इनको मंदिर नज़र आ रहे हैं, और सब जगह वो दंगा कराना चाहते हैं, सब जगह इसी तरह की अशांति फैलाना चाहते हैं। आखिर क्या चाहते क्या हैं वो? इस देश को शांति से रहने भी देंगे कि नहीं रहने देंगे, इस बड़ा सवाल खड़ा हो गया ये। तो उनको तो सिर्फ इतना ही कहना होता है कि हमको मंदिर दिखा है और आप इसका सर्वे कराओ, लेकिन लोगों की सांसें जो है सांसत में आ जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। और एक और बात इसमें यह भी है कि अभी अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना, तो जो राम मंदिर बना उसके आसपास बहुत सारे मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, और तोड़ करके वो मूर्तियां वहीं दफन कर दी गई। उनकी किसी को चिंता नहीं है कि वो राम मंदिर के वहाँ पे जो हनुमान जी की या राम जी की या शिव जी की या शिवलिंग या जो भी थे, उनकी किसी को चिंता नहीं है। इसी तरह से काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना है, अभी मैं देख के आया, अच्छा बना है कॉरिडोर, चौड़ा कर दिया रास्ता, लेकिन कहते हैं वहाँ बहुत सारे मंदिरों को तोड़ना पड़ा, उनको गिराना पड़ा, और गली गली में मंदिर, छोटी छोटी गलियों में बड़े बड़े मंदिर, मतलब मंदिर बने हुए थे, उन सबको हटाया। और वो सारा मलबा जो है, मलबे के ढेर में वो सारे शिवलिंग और मूर्तियाँ और वो सारे उस मलबे के ढेर में पड़ी हुई है। कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई उनको निकाल करके उनको फिर से कहीं मंदिर में लगाने की किसी को भी फुर्सत नहीं है, किसी की भी इच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों, दरगाहों, मज़ारों और इनके नीचे जो है, और वो भी जो फेमस है, हर किसी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं दिखता है इनको। मंदिर वहीं दिख रहा है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, या ताजमहल है, या कुतुब मीनार है। जो एमुलमेंट्स हैं, जो बड़े अच्छे एमुलमेंट्स बना हुए हैं, ऐतिहासिक हैं और बहुत पुराने हैं, उनके नीचे ही इनको मंदिर दिखते हैं। वहाँ और कहीं दूसरी मस्जिदों में मंदिर नहीं दिख रहे। तो ये जो भाई उनका संज्ञान ले ना, आप क्यों नहीं ले रहे हो? उन मंदिरों के जो निकले हैं वहाँ से शिवलिंग निकले हैं, उनको ठीक से वापस उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो ना, कौन रोक रहा है तुम? लेकिन वो नहीं करेंगे, वो नहीं बनाएंगे। करेंगे क्या? कुतुब मीनार के नीचे शिव मंदिर है, उसके नीचे शिव मंदिर, सब जगह इनको कोई न कोई मंदिर। ये धर्म की राजनीति करने वाले ऐसे ही विद्वेष फैलाते रहेंगे और समाज को शांति से रहने नहीं देंगे।
तो ये इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को, इसके ऊपर कोई न कोई आदेश देना चाहिए। और 91 में जो एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट से जो बना हुआ है, उसको और सख्ती से लागू करना चाहिए, तभी जाकर के ये मंदिर दिखना रुकेगा। नहीं तो ये नई नई दरगाहों और नए नए उस पे जो है मंदिर नज़र आते रहेंगे इनको। और दिन में तो आते ही हैं, रात में भी आएंगे और सपनों में भी आएंगे। तो हमारी गुजारिश है कि इनको कहीं न कहीं इस पे विराम लगाए। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, लोग फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचें, ताकि जो अशांति और घृणा फैल रही है उस पर रोक लग सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश चैनल यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम जो भी नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।